नमस्कार साथियों, नए बिंदु के साथ में मैं आपका एन के क्लासेज में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज का अपना बिंदु है कारक। कारक देखो, लगभग जो कंपटीशन की एग्ज़ाम होती है हिंदी से संबंधित, उसमें हर में प्रश्न पूछा जाता है। और बोर्ड क्लास की बात करें तो ये 10वीं में 1 नंबर का टॉपिक है, 1 नंबर का प्रश्न इससे पूछा जाता है। तो आज का बिंदु शुरू करते हैं कारक। सबसे पहले देखते हैं कारक की परिभाषा। परिभाषा देखिए, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का संबंध बताने वाले, कि संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ में क्या संबंध है ये बताने वाले जो चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। उदाहरण देखिए, गुरुजी ने हमको पुस्तकें पढ़ाई, तो गुरुजी ने हमको, जो ये चिन्ह है क्रिया से इनका संबंध बताने वाले जो चिन्ह है, ये ने, को, इनको क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। एक छोटी सी परिभाषा और देखिए, जो शब्द कर्ता, कर्म और क्रिया से संबंध जोड़ते हैं, इन तीनों का आपस में संबंध जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। 10th क्लास में परिभाषा पूछी जा सकती है कि कारक किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो 10th क्लास में तो ये परिभाषा आपको याद करनी है। आप देखो, एक होता है विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह किसे कहते हैं? प्रत्येक कारक की स्पष्ट पहचान के लिए संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं, उन चिन्हों को क्या कहा जाता है? विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। और प्रत्येक कारक की क्या होती है? एक विभक्ति मानी जाती है। प्रत्येक कारक का एक विभक्ति चिन्ह होता है। अब आगे देखिए, भेद या प्रकार। कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में कारक जो है वो 8 प्रकार के माने गए हैं। यानी कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। भेद होते हैं 8 प्रकार के जो कारक होते हैं, वो 8 इस प्रकार दिए हुए हैं। इधर कारक लिखा हुआ है, उसमें कौन से चिन्ह होते हैं वो, और इनका अर्थ क्या होता है वो दिया हुआ। पहला है कर्ता कारक। इसकी विभक्ति होती है, चिन्ह होता है ने, और इसका अर्थ होता है काम को करने वाला। प्यारे मित्रों, आपने कारक तो पढ़े होंगे, लेकिन ये अर्थ जो है वो आपने नहीं पढ़ा होगा। अब आगे देखिए, दूसरा कारक कर्म कारक। इसकी विभक्ति चिन्ह को होता है, और इसका अर्थ होता है जिस पर क्रिया काम का प्रभाव पड़े, वो क्या कहलाता है? कर्म कारक कहलाता है। अगला कारक है करण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है से, और इसका अर्थ होता है जिसके द्वारा कर्ता कार्य करे, वो करण कारक होता है। अगला है संप्रदान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह होता है को या के लिए, जिसके लिए कर्ता क्रिया करता है, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। अगला है अपादान। ये भी से है, इस से में और इस से में अंतर है। ये अलग होने के अर्थ में होता है, जिससे अलग होना पाया जाता है, वहाँ अपादान कारक होता है। अगला है संबंध कारक। इसका विभक्ति चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। ये वाक्य में जो पद होते हैं, उनका संज्ञा व सर्वनाम जो होते हैं, उनका अन्य पदों से संबंध बताता है। अधिकरण। इसका विभक्ति चिन्ह होता है में पर, और इसका अर्थ होता है क्रिया का स्थान बताना, कि क्रिया कौन से स्थान पर हो रही है, क्रिया का आधार इसमें बताया जाता है। अगला और अंतिम है संबोधन कारक। इसमें हे, अरे और ये विभक्ति चिन्ह हो गए, और इनका अर्थ होता है किसी को पुकारना, बुलाना या आवाज़ देना, वहाँ पर संबोधन कारक होता है। तो ये 8 आपके 8 कारक हो गए, ये इनके विभक्ति चिन्ह हो गए, और ये इन कारकों का अर्थ हो गया। प्यारे मित्रों, जो ये वीडियो है वो आप लास्ट तक देखना, अंत तक नहीं देखोगे तो जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वो आपसे छूट जाएंगे, क्योंकि मैं जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वो अंत में बताता हूँ, और जो कंपटीशन की एग्ज़ाम होती है उसमें वो बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए उनको
याद करने के लिए, उनको देखने के लिए आप वीडियो लास्ट तक देखा कीजिए। अब इनका विस्तार से आगे पढ़ते हैं। अब पहला है कर्ता कारक। परिभाषा देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध हो कि क्रिया की जा रही है या क्रिया के होने का पता चले, उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। अर्थात इसको सरल भाषा में समझिए, कार्य को करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता। वाक्य में जो क्रिया कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसको कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति ने होती, इसका चिन्ह क्या होता है? ने होता है। लेकिन मित्रों, कभी कभी ने का लोप भी हो जाता है। कहाँ होता है, मैं ये आपको आगे बताऊंगा। उदाहरण देखिए, राम ने रोटी खाई। यहाँ रोटी खाने का काम कौन कर रहा है? राम। राम के साथ कौन सी विभक्ति लगी हुई है? चिन्ह लगा हुआ है ने। तो यहाँ कर्ता कौन? कर्ता कारक कहाँ हुआ? राम ने, यहाँ कर्ता कारक है। अब नीचे वाला देखिए, वह विद्यालय जाएगा। यहाँ जाएगा या जाने का जो काम है वो कौन कर रहा है? वह। तो यहाँ वह कर्ता कारक है। अब देखो, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह नहीं है। तो विभक्ति चिन्ह कहाँ नहीं होगा? जहाँ पर क्रिया क्या होगी? आकर्मक होगी। कर्ता के साथ अगर क्रिया आकर्मक है तो उसके साथ ने विभक्ति चिन्ह नहीं लगा हुआ मिलेगा। तो बात समझ में आ गई होगी। जहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी वहाँ पर कर्ता के साथ ने लगा हुआ होगा, और जहाँ पर क्रिया आकर्मक होगी वहाँ पर ने विभक्ति चिन्ह नहीं लगा हुआ होगा। अगला वाक्य देखिए, अंकिता ने गाना गाया। यहाँ गाना गाने का काम कौन कर रहा है? अंकिता कर रही है। तो काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो अंकिता यहाँ कर्ता है, कर्ता कारक है। इसमें कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक हो गया। अगला कारक देखिए, कर्म कारक। परिभाषा देखिए, संज्ञा या सर्वनाम या जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़े। क्रिया करने वाले को तो कर्ता कहते हैं, कर्ता कारक में आ गया। लेकिन उस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है वो क्या होता है? कर्म कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। इसमें कर्म के साथ में क्या लगा हुआ होता है? को विभक्ति चिन्ह लगा हुआ होता है। कर्म कारक के उदाहरण देखिए। पहला है, उसने रोटी खाई। ये कर्ता है। अब क्रिया जो है, खाना जो क्रिया है, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? रोटी पर पड़ रहा है। अगर इसी वाक्य को ऐसा कहा जाए, उसने रोटी को खाया। बात एक ही है, उसने रोटी खाई या उसने रोटी को खाया। तो खाया जो है, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? रोटी पर पड़ रहा है। और विभक्ति चिन्ह क्या आ रहा है? को आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा कारक हुआ? कर्म कारक हुआ। अगला देखिए, पुलिस ने चोरों को दौड़ाया। यहाँ दौड़ाया यानी दौड़ना जो क्रिया है, इसका प्रभाव पुलिस पर न पड़कर किस पर पड़ रहा है? चोरों पर पड़ रहा है। और विभक्ति चिन्ह क्या आया है? को आया है। तो यहाँ पर कौन सा कारक हुआ? कर्म कारक हुआ। अगला वाक्य देखिए, सीता फल खाती है। वही ऊपर वाले की तरह उदाहरण है। सीता ने फल को खाया। बात एक ही है, सीता फल खाती है या सीता ने फल को खाया। तो खाते का प्रभाव जो है वो सीता पर न पड़कर किस पर पड़ रहा है? फल जो कर्म है उस पर पड़ रहा है। और यहाँ जो को है उसका लोप हुआ है, विभक्ति चिन्ह है। तो यहाँ पर कौन सा कारक हुआ? कर्म कारक हुआ। अब आगे देखिए, तीसरा है करण कारक। जिस साधन से क्रिया होती है, यानी वाक्य में जो कार्य है या जो क्रिया है वह कौन से साधन से
हो रही है या हो रहा है उसे करण कारक कहते हैं, उस साधन को करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह जो है वो क्या होता है, से होता है। इसके साथ क्या लगा हुआ होता है, से लगा हुआ होता है। उदाहरण देखिए, बच्चे कुत्ते से खेल रहे हैं। यहाँ खेलना जो क्रिया हो रही है वह किससे हो रही है, कौन से साधन से हो रही है, खेलने की क्रिया कौन से साधन से हो रही है, कुत्ते से हो रही है। से विभक्ति चिन्ह आ गया तो यहाँ पर कौन सा कारक हुआ, करण कारक हुआ। अगला देखिए, छात्र कंप्यूटर से सीख रहे हैं। या सीखना जो क्रिया है, सीखना जो काम है वो कौन से साधन से हो रहा है, कंप्यूटर साधन से हो रहा है। से विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है तो करण कारक हो गया। अगला देखिए, मामा जी रोग से ग्रसित है। ग्रसित है किससे, रोग से। ग्रसित जो है क्रिया जो है वो किससे हो रही है, रोग से हो रही है। और से विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ पर कौन सा कारक हो गया, करण कारक हो गया। यानी क्रिया जो है वो जिस साधन से होती है उस साधन में क्या होता है, करण कारक होता है। अगला चौथा कारक जो है वो देखिए, चौथा है संप्रदान कारक। परिभाषा देखिए, जिसके लिए कर्ता कोई कार्य करे। वाक्य में कर्ता जो है वह किसके लिए क्रिया कर रहा है, काम कर रहा है, या जिसे कुछ दिया जाता है। वाक्य में या तो कर्ता किसी के लिए कोई कार्य कर रहा है या कर्ता जो है वो किसी को कुछ दे रहा है। वहाँ पर कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह को के लिए होता है। उदाहरण देखिए, मेरे लिए पानी लेकर आओ। यहाँ मेरे लिए जो है, मेरे यहाँ पर कर्ता नहीं है क्योंकि काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो यहाँ पर जो पानी लेकर आएगा वो क्या होगा, वो कर्ता होगा। लेकिन कर्ता जो है वो किसके लिए पानी लेकर आ रहा है, किसके लिए क्रिया कर रहा है, मेरे लिए आ गया, मेरे लिए। तो यहाँ मेरे लिए में कौन सा कारक हुआ, संप्रदान कारक हुआ। अगला देखिए, सभी मनुष्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब सभी मनुष्य जो है वो मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, जीवन को सुखमय बनाने के लिए। जीवन को सुखमय बनाने के लिए ये जो है, ये यहाँ पर कौन सा कारक हुआ, संप्रदान कारक हुआ। क्योंकि मेहनत करने का जो कार्य है वो किसके लिए किया जा रहा है, जीवन को सुखमय बनाने के लिए किया जा रहा है। जहाँ पर कर्ता जो है वो जिसके लिए क्रिया करता है वो संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ जीवन को सुखमय बनाने के लिए सभी मनुष्य जो है वो मेहनत कर रहे हैं। अगला देखिए, राजा गरीबों को दान देता है। जहाँ पर कुछ देने का भाव आ जाता है कर्ता के द्वारा, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। परिभाषा में देखिए, जिसे कुछ दिया जाता है वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। यहाँ पर राजा जो है वो गरीबों को क्या कर रहा है, दान दे रहा है। तो देने का भाव है, कुछ दिया जा रहा है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक है। अगला देखिए, पांचवा, अपादान कारक। परिभाषा देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो। कोई वस्तु जो है वो किसी से अलग हो रही है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह जो है वो से होता है। करण का भी से था लेकिन वो साधन के लिए आ रहा था, और यहाँ पर जो से आ रहा है वो अलग होने के अर्थ में आ रहा है। इसके उदाहरण देखिए, अपादान के उदाहरण देखिए। पेड़ से सेब गिरा, यहाँ से आया है, पेड़ पर सेब लगा हुआ है, वह पेड़ से क्या हो गया है, अलग हो गया है। जहाँ पर अलग होने का बोध होता है, भाव आता है, वहाँ पर अपादान कारक होता है। अब देखो मित्रों, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन में कि इनमें से अपादान कारक किस में है, पेड़
सेब, गिरा या से, ऐसा कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो अपादान है वो स्थिर वस्तु में होता है, जहाँ से कोई चीज़ अलग होती है उसमें वो अपादान कारक होता है। तो यहाँ पेड़ जो है इसमें अपादान कारक है। तो पेड़ से सेब अलग हुआ है, तो स्थिर वस्तु जो है वो पेड़ है, तो यहाँ अपादान जो है वो पेड़ में है। अगला देखिए, मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया है। अक्सर ऐसा होता है, हाथ में मोबाइल होता है वो गिरे जाता है। तो हाथ से मोबाइल क्या हो गया है, अलग हो गया, हाथ से छूट गया, नीचे गिर गया है। तो हाथ से, हाथ में क्या है, अपादान कारक है। देखो अगला उदाहरण देखिए, कितना अच्छा उदाहरण है। अशोक नदी में लहरों से संघर्ष कर रहा है। आप देखिए इसमें अलग होने का भाव सामान्य तौर पर देखें तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसको समझो। अशोक नदी में लहरों से संघर्ष कर रहा है, लहरों के पास जा रहा है या उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, दूर जाने की कोशिश कर रहा है, तो अलग होने का भाव आ गया। तो यहाँ लहरों से जो है, लहरों में अपादान कारक है। वह शेर से डर गया। देखो बहुत ही अच्छा उदाहरण है। वह शेर से डर गया, शेर से डर गया तो वह उसके पास जाएगा या उससे दूर जाएगा। शेर से डरा है तो वह उससे दूर ही भागेगा, दूर जाने की कोशिश करेगा, अलग होगा शेर से, तो अलग होने का भाव आ गया। तो यहाँ अपादान कारक है। अगला कारक है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात होता है, संबंध बताया जाता है। एक वस्तु का वाक्य में दूसरी वस्तु से कोई संबंध बताया जाता है, वहां संबंध कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह देखिए, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये उसके साथ लगा हुआ होता है। उदाहरण देखिए, राम सुरेश का पुत्र है। का आ गया, सुरेश का और राम का संबंध बताया जा रहा है। तो राम और सुरेश में संबंध बताया जा रहा है, क्या विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, तो कौन सा कारक हो गया, संबंध कारक हो गया। यह पेन मोहन का है। पेन और मोहन में संबंध बताया जा रहा है, का विभक्ति चिन्ह है, तो संबंध कारक हो गया। अगला देखिए, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों और राजा दशरथ के बीच में संबंध बताया जा रहा है, के विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर संबंध कारक है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से कोई संबंध बताया जाता है, वहाँ संबंध कारक होता है। अगला देखिए, अधिकरण कारक। परिभाषा देखिए, क्रिया के स्थान, क्रिया कहाँ पर हो रही है, कौन से स्थान पर हो रही है, और समय को बताने वाला जो कारक होता है वो अधिकरण कारक कहलाता है। या तो स्थान को बताएगा या समय को बताएगा, कि या तो क्रिया कौन से स्थान पर हो रही है ये बताएगा, या किस समय हो रही है ये बताने वाला जो कारक होता है वो अधिकरण कारक कहलाता है। या दूसरे रूप में इसकी परिभाषा देखिए, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है। आधार वही आ गया, स्थान कहाँ पर क्रिया हो रही, उसका आधार क्या है, ये बोध कराने वाला जो कारक होता है वो अधिकरण कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह में और पर होता है। उदाहरण देखिए, मैं छत पर हूँ। यहाँ हूँ जो है वो क्रिया है, कहाँ पर हो रही है क्रिया, छत पर क्रिया हो रही है, तो छत जो है यहाँ पर अधिकरण कारक है। किताब, अगला देख, किताब टेबल पर है, पर विभक्ति चिन्ह आ गया, क्रिया है जो है वो कहाँ हो रही है, टेबल पर पूरी हो रही है। अगला देखिए उदाहरण, छात्र कमरे में बैठे हैं, में विभक्ति चिन्ह आ गया, बैठे हैं ये क्रिया जो है वो कहाँ पूरी हो रही है, कमरे में। क्रिया का आधार कहाँ है, कमरे में है। स्थान कहाँ है क्रिया का, कमरे में है, तो यहाँ कमरे में कौन सा कारक हो गया, अधिकरण कारक
हो गया। यानी जहाँ पर क्रिया होने का स्थान या काल बताया जाता है वो अधिकरण कारक होता है। अगला 8वां और अंतिम देखिए, संबोधन कारक। संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति को बुलाने या पुकारने का बोध हो, किसी व्यक्ति को पुकारा जाता है या बुलाया जाता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह हे, अरे होता है। इसके उदाहरण देखिए, संबोधन कारक के उदाहरण देखिए। अरे बच्चों तुम यहाँ आओ, यहाँ आओ, इसमें पुकारने का भाव आ रहा है, बच्चों को बुलाया जा रहा है, पुकारा जा रहा है, तो यहाँ संबोधन कारक हुआ। दूसरा उदाहरण देखिए, ओ मोहन जरा इधर तो आना, इसमें भी पुकारने का भाव आ रहा है, पुकारा जा रहा है, तो इसमें भी संबोधन कारक हुआ। हे भगवान, इसमें भी पुकारने का भाव है, मेरी रक्षा करो। तो जहाँ पर बुलाने का, पुकारने का भाव होता है वहाँ पर संबोधन कारक होता है। अब देखिए महत्वपूर्ण जो बिंदु है मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, इनको हमेशा याद रखिए। ये आपको याद है तो कंपटीशन का या बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न आता है तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो पहला बिंदु देखते हैं, किसी वाक्य में अंग भंग यानी शरीर का कोई अंग अलग बताया जाता है तो वहाँ पर करण कारक होता है। उदाहरण देखिए, मोहन दोनों कानों से बहरा है, उसके दोनों कानों से सुनाई नहीं देता है उसको, तो यहाँ पर शरीर का अंग भंग बताया गया है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। इम्पोर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इनको याद रखोगे तो कभी भी आपका कारक का प्रश्न गलत नहीं होगा। कंपटीशन में सीधा सीधा नहीं पूछा जाता है, कंपटीशन में तो अपवाद ही पूछे जाते हैं। तो इन बिंदुओं को आप याद रखोगे तो आपका जो अपवाद का प्रश्न आता है कारक का, तो वो कभी गलत नहीं होगा। दूसरा देखिए, जहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, ऐसा चिन्ह लगाया हुआ होता है जिस वाक्य में, वहाँ पर संबोधन कारक होता है। उदाहरण देखिए, हे विस्मयादि बोधक चिन्ह आ गया, तुम क्या कर रहे हो, इस वाक्य में संबोधन कारक है। अगला बिंदु देखिए, तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, मैं तो इनको महत्वपूर्ण बिंदु कहता हूँ लेकिन आप इनको ट्रिक भी समझ सकते हो। तो तीसरा देखिए, जहाँ वाक्य में सदा के लिए कोई वस्तु दी जाए, यानी हमेशा हमेशा के लिए किसी को वस्तु दे दी, उससे वापस नहीं लेनी है, तो वहाँ पर कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। याद रखिए, जहाँ पर चीज़ हमेशा के लिए दे दी, वो चीज़ आपकी नहीं रही, अब आप उससे वापस नहीं लोगे, तो वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। और जहाँ पर कोई वस्तु किसी को सदा के लिए न दी जाए, कुछ समय के लिए किसी को चीज़ दे दी और फिर वो वापस ले ली, वहाँ पर संबंध कारक होता है। याद रखिए, हमेशा के लिए दे दी तो संप्रदान कारक, और अगर कुछ समय के लिए दी है तो संबंध कारक। उदाहरण देखिए, राजा गरीबों को दान देता है, यानी दान दे दिया तो अब राजा उनसे वापस नहीं लेगा, तो यहाँ पर कौन सा होगा? संप्रदान कारक, यानी वस्तु जो है वो हमेशा हमेशा के लिए दे दी गई है। दूसरा उदाहरण देखिए, मोहन धोबी को कपड़े देता है, इसमें भी देने का भाव है और ऊपर वाले में भी देने का भाव है, लेकिन ऊपर वाले में जो चीज़ दी जाती है वो हमेशा के लिए दे दी जाती है, और नीचे वाले में देखिए जो कपड़े दिए हैं वो धुलने के लिए दिए हैं, और धुलकर वो कपड़े वापस मोहन के पास आ जाएंगे, यानी कुछ समय के लिए धोबी को कपड़े दिए गए हैं, तो यहाँ पर संबंध कारक होगा। याद रखिए, कंपटीशन में ऐसी चीज़ें पूछी जाती है। चौथा देखिए, जहाँ वाक्य में से का प्रयोग किसी साधन के लिए होता है वहाँ पर करण कारक होता है, और से का प्रयोग किसी वस्तु के अलग होने के लिए होता है तो वहाँ अपादान कारक होता है। साधन के लिए होता है तो करण कारक, और अलग होने के अर्थ में होता है तो अपादान
कारक होता है। देखिए उदाहरण देखिए, राधा स्कूटी से जयपुर जा रही है। स्कूटी से जाने का जो क्रिया है, जाने की क्रिया जो है वो किससे हो रही है? स्कूटी से हो रही है। साधन स्कूटी है यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो गया? करण कारक हो गया। नीचे वाला उदाहरण देखिए, राधा स्कूटी से गिर गई। स्कूटी से गिरने से वो क्या हो गई है? अलग हो गई है। तो अलग होने के लिए अपादान कारक आता है। अब एक उदाहरण देखिए जिसमें सारे कारक आ जाएंगे। सुनो भक्तों, श्री कृष्ण ने कंस को अपने हाथों से मथुरा की प्रजा के लिए गोकुल से कंस की नगरी में जाकर मारा। सुनो भक्तों, यहां कौन सा आ गया? संबोधन कारक आ गया। श्री कृष्ण ने कर्ता कारक आ गया। कंस को कर्म कारक आ गया। अपने हाथों से साधन आ गया, यहां पर करण कारक आ गया। मथुरा की प्रजा के लिए संप्रदान कारक आ गया। गोकुल से अलग हो रहे, गोकुल से अलग होना पड़ेगा, गोकुल से जा रहे हैं, अपादान कारक। कंस की नगरी, कंस की संबंध में अधिकरण कारक, जाकर मारा। देखो एक वाक्य में सारे कारक आ गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आठों कारक एक ही वाक्य में आ गए हैं। तो मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक है कारक, वो यहीं पूरा होता है। मैं उम्मीद करता हूँ या मुझे ये आशा है कि अब आपका कारक का कैसा भी प्रश्न आए वो कभी गलत नहीं होगा। एक बार पुनः अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जो बटन है उसको तुरंत दबा दीजिए, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से व्याकरण के वीडियो और मिल सके। धन्यवाद।